हेलो नमस्कार वणक्कम सीबीएसई विद सुधीर में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस का तीसरा चैप्टर क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए, जिसका की नाम है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया कहना ज्यादा ठीक होगा। सीजन्स ऑफ इंडिया ठीक रहता, लेकिन क्लाइमेट्स एज एन इंग्लिश वर्ड नॉट एग्जैक्टली 100% करेक्ट, बट एनीवे तो ये आपके टेक्स्ट बुक में है, तो वी विल गो विद व्हाट इज देयर इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आई होप आपने इस किताब को खरीद लिया है, राइट? आपने इस किताब को खरीद लिया है, मैं ये उम्मीद करता हूं। इस किताब को भी रखिए, और मैं आपसे दो बातें पहले से ही कह देता हूं। इस वीडियो को एक्चुअली मैं सलाह दूंगा, दो बारी सुनिए। पहली बारी 1.25x स्पीड पे सुनिए और जस्ट सुनिए, क्योंकि इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड विद द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन आई हैव मेड। ओके, तो बहुत मजा आएगा। ये हिंदी का एक्सप्लेनेशन है, अंग्रेजी का एक्सप्लेनेशन कुछ दिनों बाद मैं फिर से अलग से कर दूंगा। दूसरी बात, ये लंबा चैप्टर है, तो इसको मैं दो भागों में करूंगा, नहीं तो ये 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। मुझे लगता है पहला वीडियो भी ऑलमोस्ट 1 घंटे का, 50-60 मिनट का तो हो ही जाएगा। ओके, तो क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया सोशल साइंस चैप्टर 3. Now, before we start, mandatory, I want you to subscribe to the channel. उस बटन को दबा दो, उस पर इनकम टैक्स जीएसटी नहीं लगता है, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को देखने के बाद, पहले बोलने को नहीं बोल रहा हूं, देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर द वीडियो विद 3 अदर फ्रेंड्स। नहीं पसंद आए फिर भी शेयर करना। ओके, एंड also your juniors next year. So this is something which you have to do for Sudhir sir. Okay, so let's get started now. पहली बात तो ये आती है, ओके, इस टेक्स्ट बुक में क्या क्या है वो मैं देखता रहता हूं। तो इसमें एक पर्टिकुलर सेइंग है सुभाषिता से कि मे द रेन्स बी टाइमली, मे द अर्थ बी लश विद वेजिटेशन, मे दिस ग्रीन कंट्री बी फ्री फ्रॉम टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब किसी तरह की गड़बड़ी। मे गुड पीपल बी फियरलेस, कि अच्छे लोगों को कभी भी किसी भी तरह का डर ना लगे। ओके, एक और बात, जिस तरह के नोट्स मैं बनाता हूं, आई डोंट लीव आउट एनी डिटेल। मैं हर डिटेल को कवर करने की कोशिश करता हूं। किसी ने लिखा था, ऐसा नहीं है। हाँ, आई ट्राई टू मेक माई प्रेजेंटेशन जितना इंटरेस्टिंग हो सके इन टर्म्स ऑफ विजुअल। मेरे को हमेशा से फोटोग्राफ से काफी लगाव है, तो मेरे को जितना ज्यादा उसको एक स्प्लैश ऑफ कलर हो, विजुअल्स, बिकॉज फोटोग्राफ्स मुझे लगता है कि हमेशा काफी सारी चीजों को बयान करती हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फोटोग्राफ से ही आप समझा सकते हैं। इसीलिए मेरे वीडियोस को देखना काफी जरूरी बन जाता है। तो यहां पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। ये कुछ स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, ये किसान काम कर रहे हैं, बारिश में बाइक चल रही है। ये कहाँ है KRS, मतलब शायद कर्नाटका का होगा। ये आपको बॉम्बे का वर्डली सी फेस ब्रिज दिख रहा है, और ये सारे 5 प्रश्न इसमें आएंगे। तो पहले भाग में हम सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और दूसरे भाग में इन चारों सवालों पर हम नजर डालेंगे। ओके, तो पहली बात तो ये कि वेदर, सीजन्स और क्लाइमेट, क्योंकि हम आमतौर पर मौसम बोलते हैं, लेकिन मौसम जो शब्द है वो तीनों के लिए लागू नहीं होता है, तो उसको जरा समझ लेते हैं। तो वेदर क्या होता है? वेदर के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। वेदर का मतलब होता है मौसम। ओके, ये मौसम जो कि एक अरेबिक वर्ड है उससे निकला है। ओके, सो वेदर, मौसम रेफर्स टू द डेली और शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ए पर्टिकुलर प्लेस। यानी कि अगर हम सिर्फ पुणे की बात करें या नागपुर की बात करें, तो नागपुर में मौसम आज कैसा है उसके बारे में बातचीत होगी। ओके, तो वेदर इज अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ओके, लंबे समय की बात यहां पर नहीं हो रही है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, कि आज शाम को, यानी कि बुधवार शाम को, या लेट्स से गुरुवार शाम को, या रविवार शाम को बारिश होने के चांसेस हैं। तो यानी कि नागपुर का मौसम ऐसा है कि रविवार शाम को बारिश होने के पूरे चांसेस हैं। रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, अरे काफी ह्यूमिडिटी होगी, बारिश हो गई है लेकिन काफी चिपचिपा सा लग रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स टुडे और इफ इट इज वेरी हॉट इन द आफ्टरनून, कि दोपहर को टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, राइट? दैट इज द वेदर। तो ये मौसम कहलाएगा।
कि आज का मौसम, अरे बहुत ठंड लग रही है। मेरी स्कूल की एक दोस्त है, वो आज दिल्ली से नैनीताल गई है, राइट। तो नैनीताल में तो काफी ठंड होगी ना, तो काफी गर्म कपड़े लेकर जाने पड़ेंगे। तो नैनीताल के मौसम के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो हम इसमें मौसम की बात कर रहे हैं। वेदर कैन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर और डे टू डे। ये भी हो सकता है कि सुबह तो बहुत ठंड थी यार, लेकिन दोपहर होते होते काफी गर्मी हो गई, या दोपहर को काफी तेज बारिश हुई, लेकिन शाम को ऐसा लगा कि बारिश तो हुई ना हो, रोड पूरे सूख गए थे, काफी धूप निकल आई थी शाम को 5 बजे तक, राइट। तो ऐसा भी होता है। तो ये बात हो जाती है मौसम की। अब मौसम, यहां पर बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो यहां पर यहां का मौसम ऐसा है। यहां का मौसम ऐसा है कि एक तरह से चक्रवात है, तो यहां पर काफी बारिश हो रही होगी। ये भी बारिश का अंदेशा, के बेसिकली साइंस दिखाता है। ओके, क्लाइमेट क्या है? ओके, क्लाइमेट के बारे में हम करें तो क्लाइमेट का मैं हिंदी शब्द बोलूं तो वो होगा जलवायु। अगर अगर हिंदी की डिक्शनरी में आप हिंदी के शब्दकोश में निकाल के देखेंगे, आपने हिंदी का कभी शब्दकोश देखा है? डिक्शनरी इंग्लिश टू हिंदी यहां पर है मेरे पास, ये होती है हिंदी टू इंग्लिश शब्दकोश, ओके, विच इज ए डिक्शनरी। ओके, तो मैं हर चीज को रेफर करता हूं, तो उसका मतलब होता है क्लाइमेट का हिंदी शब्द है जलवायु। ओके, ये होता है, इसको जरा ध्यान से सुनो, कि ये एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हम यहां पर एक दिन या एक हफ्ते की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लंबे समय की बात कर रहे हैं। ओके, इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ वेदर ए प्लेस जनरली हैज थ्रू आउट द ईयर। कि अगर हम लेह लद्दाख में जाएं, यहां पर हमेशा ही मौसम ऐसा ही रहता है, राइट, वेदर ऐसा ही रहता है, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट, कि वहां की जलवायु ऐसी है। या आप चेन्नई में जाएं, चेन्नई में आमतौर पर यह माना जाता है, ऑलमोस्ट एक मजाक की तरह बन जाता है, कि चेन्नई में तो सिर्फ 2 ही मौसम है। ओके, 2 ही ऋतुएं हैं। ओके, एक तो हो गई समर, दूसरी है वेरी हॉट समर। ओके, या नवंबर और दिसंबर के महीने में वहां पर काफी भारी बारिश होती है, जिसके बारे में हम भाग 2 में पढ़ेंगे, राइट। तो चेन्नई में सर्दी का मौसम वगैरह नहीं आता है, राइट, इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फॉर इंस्टेंस, राजस्थान हैज अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, वेदर नहीं, क्लाइमेट, क्योंकि राजस्थान में हमेशा ही गर्मी रहती है और हॉट एंड ड्राई रहते हैं। आई मीन ज्यादातर महीनों में, हाँ, सर्दी के महीनों में ठंड भी लगेगी। क्लाइमेट, वाइल केरला हैज अ वार्म एंड वेट क्लाइमेट। केरला में, क्योंकि वो अरेबियन महासागर के पास है, ओके, तो वहां पर हमेशा एक वेट क्लाइमेट रहेगा और थोड़ी सी गर्मी रहेगी, थोड़ी ह्यूमिडिटी, नमी भी बनी रहेगी। अनलाइक वेदर, क्लाइमेट चेंजेस स्लोली ओवर मेनी इयर्स। तो हम इस जलवायु की जब हम बात करते हैं, ये हम एक लंबे पीरियड के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, है ना सुंदर तस्वीर। तो ये तो हो गई 2 बातें। ओके, तीसरी बात आती है सीजन्स की, कि सीजन्स क्या होते हैं। सीजन्स को हिंदी में कहते हैं ऋतु। ओके, सीजन्स अकर एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे जैसे पृथ्वी सूरज के गोल चक्कर मारती रहती है, उसी तरह से सीजन्स यानी कि ऋतुएं, गर्मी के महीने चलते हैं, फिर बारिश के महीने आते हैं, फिर सर्दी के महीने आते हैं, उसी तरह से अलग अलग सीजन्स बदलते रहते हैं। ईच सीजन लास्ट फॉर ए फ्यू मंथ्स, की ऑब्वियसली गर्मी के महीने एटलीस्ट 3 या 4 महीने चलते हैं। अभी दक्षिण भारत में आप देखें तो मिड फरवरी से ही, होली के कुछ हफ्ते पहले से ही गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन यहां पर बारिश मिड मई तक बारिश शुरू हो जाती है। तो यानी कि यहां पर गर्मी के महीने मिड फरवरी टू मिड मई, यानी कि 3 महीने। लेकिन अगर आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में देखेंगे, तब वहां पर गर्मी होली के बाद मार्च के मिड मार्च में शुरू होती है और गर्मी चलती है ऑलमोस्ट जून के एंड तक, राइट। तो अलग अलग सीजन्स हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। तो ईच सीजन लास्ट फॉर ए फ्यू मंथ्स, एंड हर साल ऐसा नहीं है कि गर्मी, अगर इस साल मार्च में गर्मी पड़ रही है तो ऐसा नहीं है कि अगले साल नवंबर में पड़ेगी, ऐसा कोई सस्पेंस नहीं होगा। अगर आपको मालूम है कि हर साल बारिश जुलाई अगस्त में होगी, तो हर साल बारिश जुलाई अगस्त में ही होगी। हाँ, आगे पीछे हो सकती है, कितनी बारिश पड़े वो अलग हो सकती है, लेकिन बारिश उसी महीने पड़ेगी, राइट। और अगर विंटर में कहते हैं तो हम कहेंगे कि ये तो अनसीजनल है,
इस समय पर बारिश होनी नहीं चाहिए, यानी कि क्लाइमेट चेंज चल रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हम इस चैप्टर के बिल्कुल आखिर में पढ़ेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि मैं आपसे रिलेट करूंगा कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी लड़ सकते हैं, क्योंकि आप हैं जनरेशन नेक्स्ट। आपको अगले 60-70 साल और जीना है, तो आपको जो क्लाइमेट चेंज को जितने भी चैलेंजेस हैं उन सभी को आपको सामना भी करना पड़ेगा। तीसरी बात, सीजन्स अकर मेरे कहने का मतलब यह है कि बुक तो है ही, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, एग्जाम तो होते रहेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन आप इन सभी चैप्टर से क्या सीख लेते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी हमारी दुनिया के बारे में है, तो आपको अपनी दुनिया के बारे में, अपने वातावरण के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो वही मैंने कहा शुरू में, कुछ नया सीखने को मिलेगा और काफी अच्छा सीखने को मिलेगा। तो एज आई सेड, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, सुनो मेरी हर बात और 1.25 एक्सपेक्ट स्पीड पर सुनो ताकि ये वीडियो जल्दी खत्म भी हो जाए। सो जितनी भी ऋतुएं हैं, दे अकर इन ए साइकिल। ओके, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। दे आर रिलेटेड टू बोथ द वेदर एंड द क्लाइमेट। तो सीजन का डायरेक्ट कनेक्शन है वेदर जो कि शॉर्ट टर्म है, क्लाइमेट जो कि लॉन्ग टर्म है। The weather changes with the season, सही बात है। The pattern of seasons in a region is closely connected with the climate, जैसा मैंने उदाहरण दिया अभी उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का। तो इस तरह के फूल वगैरह आप देखेंगे स्प्रिंग सीजन में, फरवरी मार्च में इस तरह के खिलखिलाते फूल भी देखेंगे। अगर आप दिल्ली वगैरह में जाएं तो आप देखेंगे कि हर मीडियन वगैरह में there will be very bright and colorful flowers, हर सिटी में ये होता रहता है। नाउ जहां तक सीजन का सवाल है, व्हाट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स, मजा आ जाता है मेरे को पीपीटी बनाने में। सो देयर आर 4 मेन सीजन्स, मेनली 4 ऋतुएं होती हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। मॉनसून 5वां है, लेकिन मॉनसून को, बिकॉज मॉनसून का क्या हिसाब ऐसा है कि कभी कभी वो गर्मी के महीनों में भी शाम को कभी बारिश हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो कभी कभी एक रिलीफ रेनफॉल हो जाती है, कभी विंटर रेनफॉल भी हो जाती है। तो मॉनसून को कहते हैं सीजन, लेकिन मेन सीजन स्प्रिंग, ऑटम, समर एंड विंटर है। इंडिया ऑल्सो रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड कॉल्ड द मॉनसून, सही बात। इन इंडिया द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन्स और ऋतुस। तो ये तो हो गई वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग, ये हिंदी के शब्द हैं लेकिन इसको जरा समझ लो और आपको याद भी रखने पड़ेंगे। फिर हो गई ग्रीष्म यानी कि गर्मी के महीने यानी कि समर। फिर आती है वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम। फिर आता है शरद का मौसम यानी कि ऑटम, जबकि पत्ते झड़ जाते हैं। अमेरिका में इसको फॉल कहते हैं, FALL, द फॉल यानी कि सितंबर का महीना। फिर उसके बाद हेमंत ऋतु यानी कि सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले हम बात करेंगे, ऋतु शुरू होने से पहले हम बात करेंगे हेमंत ऋतु की। और उसके बाद शिशिर ऋतु यानी कि पूरी तरह से सर्दी, जो कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में ज्यादातर राज्यों में होती है, सही बात। तो ये 6 ऋतुओं के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है इन 6 ऋतुओं पर। ओके, आगे चलते हैं। मैं इसमें 1 मिनट ये देख लेता हूं, इसमें कुछ छूटा वूटा तो नहीं, इसमें कुछ छूटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे को कमेंट्स आएंगे कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। नहीं, ये पूरे ले लिए हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। ये भी है कि स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद द 6 ऋतुस, लाइक बसंत पंचमी आपको मालूम होगा, या शरद पूर्णिमा। दिस इज अ फेस्टिवल विच इज एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग सीजन। ओके, तो ये तब हो गया कि किस तरह से है। आप अपने आसपास की जिंदगी को देखिए, गर्मी के महीने में पेड़ किस तरह से रिएक्ट करता है, ऑटम में कैसे रिएक्ट करता है, स्प्रिंग में कैसे रिएक्ट करता है। स्प्रिंग में शायद फूल खिले होंगे, लेकिन ऑटम में आप देखेंगे कि कोई फूल नहीं खिलते हैं, राइट। तो अलग अलग ऋतुओं में जो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो भी अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनको भी पता चलता है। जैसे आपको पता चलता है ना कि सर्दी के महीने में मुझे जैकेट पहनना चाहिए, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी मालूम है कि उनको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए अलग अलग ऋतुओं में। ओके, नाउ ये तो आपको अपने आप लिखना है कि आपका फेवरेट सीजन क्या है। मैंने एक ऐसे लिखा था क्लास 10 के लिए इसके ऊपर, ओके, जिसमें कि मैंने समर की बात की थी, क्योंकि मैंने बोला था कि
मुझे आम खाना बहुत पसंद है, तो इस वजह से मुझे गर्मी के महीने बहुत अच्छे लगते हैं। और गर्मी के महीनों में अलग अलग तरह के आप कपड़े पहन सकते हैं, बिकॉज विंटर में हमेशा एक जैकेट, वो ज्यादातर ग्रे या ब्लैक ही रहते हैं, वेराज आप समर के महीनों में अलग अलग तरह के पहन सकते हैं। समर टूरिज्म में आप हिल स्टेशन जा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसकी उस तरह के आप रीजंस लिख सकते हैं, ये जो मैंने अभी बात कही। ओके, तो ये तो हो गया वेदर, सीजन और क्लाइमेट का, फिर से उन्होंने रिकैप कर दिया है। ओके, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया के बारे में। ओके, तो स्पेसिफिक पहले इन रिदम ऑफ द सीजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हर ऋतु के बारे के साथ किसी ना किसी तरह का त्योहार भी जुड़ा हुआ है। ओके, और जहां तक ह्यूमन बींग्स हैं, पेड़ पौधे हैं या पशु पक्षी हैं, वो भी एक तरह से ऋतुओं के हिसाब से किसी ना किसी तरह का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे जो जिस तरह के फसल उगाई जाती है, किस तरह का खाना खाया जाता है, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे मैंने कहा ओके, ये हर ऋतु के साथ बदलते हैं। सही बात है ना। आप अप्रैल मई के महीने में मोटा जैकेट तो नहीं पहनेंगे, लोग कहेंगे इसको हो क्या गया है ना। तो उसी तरह से कपड़े भी चेंज होते हैं। उसी तरह से जैसे मैंने कहा, पेड़ पौधे भी कभी अपने पत्ते झड़ जाते हैं, कभी नए पत्ते आते हैं, राइट। तो अलग अलग तरीके, जैसे कि मेरे घर के पास बिल्कुल बाजू में एक आम का पेड़ है, बहुत साल पुराना पेड़ है। ओके, आम का पेड़ है। अभी आप देखेंगे उसमें से इतने सारे आम लटक रहे हैं, लेकिन मैं देखूंगा अगर नवंबर दिसंबर के महीने में, क्या मुझे उस पेड़ पर आम दिखेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो आम कब पाए जाएंगे? आम अभी पाए जाएंगे अप्रैल में और शायद थोड़ा सा जून में। उसके बाद जुलाई में देखेंगे इस पेड़ पर मुझे आम नहीं मिलेंगे। तो पेड़ पौधों को भी मालूम है कि ये आम का सीजन है, राइट। जो पेड़ हैं, जैसे मैंने कहा, दे चेंज शेड लीव्स और चेंज कलर एज द ऑटम अप्रोचेस। सम एनिमल्स डेवलप थिक फर इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, स्पेशली जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ है, आप देखेंगे कि उनके ऊपर काफी सारे एक तरह से स्किन काफी रहता है, हेयर काफी रहते हैं, ताकि उनको ठंड से किसी तरह की प्रोटेक्शन मिलती रहे, राइट। तो ये हो गए आपके जो हिल्स वगैरह हैं। ओके, इसके आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, जिसकी हम बात यहां पर करने जा रहे हैं। ओके, सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड इट्स क्लाइमेट इज डाइवर्स टू। डाइवर्सिटी का मतलब काफी अलग अलग, यानी कि जिस तरह का, जैसे मैंने कहा, चेन्नई में 10 महीने गर्मी रहती है, 2 महीने बारिश का मौसम रहता है, राइट। उसके अलावा वहां पर सर्दी का मौसम नहीं रहता है। अभी कोई दिल्ली का व्यक्ति वहां पर चेन्नई में पहुंच जाए, लेट्स से द मंथ ऑफ सितंबर, एंड कहे कि अरे वाह, यहां तो अच्छा मौसम है, या लेट्स से वो नवंबर में पहुंच जाए और सोचे कि मैं पूरा विंटर क्लोथिंग आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको वहां पर नवंबर में सिर्फ एक रेनकोट की जरूरत पड़ेगी। मुझे याद है कई साल पहले, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ था, कई साल पहले बैंगलोर में मेरे एक अंकल रहते थे। तो बैंगलोर वगैरह में इतनी, हमें थोड़ी सी ठंड होती है, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती। दिसंबर के महीने में वो दिल्ली आए और उन्होंने पहन रखा था एक हाफ स्वेटर। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी दिल्ली के हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दिल्ली में सिर्फ हाफ स्वेटर पहन के आप दिसंबर में आएंगे तो आपकी हालत क्या हो सकती है। तो उनकी हालत खस्ता हो गई थी, राइट। तो बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू इट, उनको पता नहीं था कि ऐसा भी होता है कि बैंगलोर और दिल्ली के मौसम में इतना अंतर है, यहां पर इस ऋतु में इतनी ठंड लगती है, राइट। तो डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग है। हम सब एक ही देश में रहते हैं, लेकिन यहां पर मौसम अलग अलग रहता है, राइट। जलवायु अलग अलग रहती है। तो स्पेसिफिक क्लाइमेट टाइप्स आर फाउंड इन इंडिया। इस पर जरा चर्चा करते हैं। जब हम ऊपर से शुरू करते हैं, उत्तर भारत में क्या है? हिमालयन रेंज है। तो वहां पर एक कहते हैं एल्पाइन क्लाइमेट है। अब ये एल्पाइन शब्द जो है, इसको जरा नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जो ये शब्द एल्पाइन है, ये आया है एल्प्स, जो कि एक पर्वत है यूरोप में। ओके, यूरोप के बीचों बीच में ये पर्वत है। मुझे याद है कि जब मैं इंग्लैंड में पढ़ता था, तब मैंने सोचा था कि एक हफ्ते की छुट्टी लेकर मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, लेकिन कुछ वीजा का कुछ लोचा हो गया, वो देर से आया, उन्होंने गलत डेट पर मुझे वीजा भेज दिया, तो मैं नहीं जा पाया। तो एक तरफ तो स्विट्जरलैंड है, ओके, एक तरफ ऑस्ट्रिया है। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो
स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए, ऑस्ट्रिया चले जाते हैं। तो हमने एल्प्स इस तरफ से नहीं देखा, इस तरफ से देखा और उतना ही सुंदर था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि बहुत ही मजा आया। तो ये शब्द आया है एल्प से, जो कि माउंटेन है यूरोप से। ओके, दैट इज प्रॉब्ली वेयर यू विल फाइंड द थिकेस्ट क्लोथिंग इन इंडिया। सो एल्पाइन क्लाइमेट, यहां यानी कि वहां पर पर्वत वाला मौसम है जहां पर काफी ठंड भी पड़ती है। ओके, इसके फीचर्स क्या होते हैं? काफी ठंड पड़ती है, स्नोई विंटर्स, सर्दी के मौसम पर बर्फ गिरती है, और जो गर्मी के महीने होते हैं वो बिल्कुल कूल रहते हैं। ये नहीं कि 43 डिग्री 45 डिग्री जैसे दिल्ली या बाकी राजस्थान जैसे शहरों में या राज्यों में उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। और रिक्वायर्स थिक क्लोथिंग, यानी कि आपको जैकेट स्वेटर वगैरह पहनने पड़ेंगे। उसके थोड़ा हम नीचे आए तो वो तो हो गया इस तरह का हिमालयन रेंज जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। उसके नीचे आप इस तरह के पर्वत में आएंगे जहां पर वेजिटेशन और भी ज्यादा है, इसकी हाइट से ज्यादा है, राइट? तो लोअर इन द हिमालयाज एंड इन मेनी हिली एरियाज द क्लाइमेट इज ऑफन टेम्परेट, यानी कि उतनी गर्मी भी नहीं होगी, उतनी सर्दी भी नहीं होगी। ओके, यानी कि मौसम अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा जैसे कहते हैं। तो मॉडरेटली कोल्ड विंटर्स, यानी कि विंटर में भी ऐसा नहीं है कि बर्फ गिर रही है हर रोज जैसे कनाडा वगैरह में होता है। मेरा भांजा कनाडा में रहता है तो वहां से वो तस्वीरें भेजता है विंटर की, जब सड़कें दिखती नहीं है, सड़कों पे पूरी बर्फ ही जमी रहती है। ऐसी हालत तो यहां पर नहीं होती है। और इस तरह के लोअर हिमालयास में ऐसी सर्दी तो नहीं पड़ती है, ऐसी बर्फ भी नहीं गिरती है। एंड नॉट टू हॉट समर, लेकिन जो गर्मी के महीने हैं अप्रैल मई की, इसीलिए लोग नैनीताल, मसूरी, कुल्लू मनाली वगैरह जाते हैं, शिमला जाते हैं, जहां पर इस तरह का मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है। पीपल विजिट हिल स्टेशंस फॉर रिलीफ फ्रॉम हीट इन द प्लेन, जैसे मैंने कहा मेरे स्कूलमेट आज नैनीताल गई है। पीपल विजिट हिल स्टेशंस फॉर रिलीफ फ्रॉम हीट इन द प्लेन्स, यानी कि गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से बाकी शहरों से ऊपर की तरफ हिल स्टेशन में जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, जो यूपी बिहार का इलाका है, वहां पर क्लाइमेट पूरी तरह से सब ट्रॉपिकल होता है, यानी कि गर्मी जोर से पड़ती है, दबाकर पड़ती है, और विंटर भी दबाकर लगती है। तो यानी कि गर्मी में गर्मी ज्यादा, सर्दी में ठंड ज्यादा। ओके, तो दोनों ही टेम्परेचर्स क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम वेदर बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ इंडियाज व्हीट, यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं की फसल उगाई जाती है। अब हम चलते हैं वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ क्या है? राजस्थान है। क्या आपने मैप खरीद लिया है? अगर मैप नहीं खरीदा है भारत का तो प्लीज उसको खरीद लीजिए। मैं पेरेंट्स को फिर से कह रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आपके बच्चे को। ओके, तो पश्चिमी इलाके में थार डेजर्ट है। ओके, यानी कि रेगिस्तान है राजस्थान में मेन तौर पर। इट हैज एन एरिड क्लाइमेट, एरिड का मतलब पूरी तरह से ड्राई क्लाइमेट। एक्सट्रीमली हॉट डेज, राजस्थान में तो कुछ जगह पर 48-50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तापमान चला जाता है। लेकिन जो रातें होती हैं वो काफी कूल रहती हैं, यहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती है। एंड पीपल डेवलप यूनिक वेज टू कलेक्ट एंड सेव वाटर, यानी कि पानी को बचाने के लिए और पानी का किसी भी तरह से वेस्टेज ना हो, इसके लिए लोगों ने कई सालों से इस तरह के मेथड्स को अडॉप्ट किया है राजस्थान जैसे प्रदेश में। तो ये आप देखते हैं रेगिस्तान का इलाका। ये दूसरे इलाके हो गए जो थोड़े से कम हाइट वाले पर्वत हैं। इसमें से कुछ छूटा तो नहीं? ओके, ये लिख लिया, ये भी देख लिया, ये सब हो गया, वेस्टर्न यहां तक हो गया। ओके, चलो मैं देखता रहता हूं ताकि कुछ छूटे नहीं। ओके, अब हम चलते हैं द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप रिसीव्स हेवी रेनफॉल, यानी कि हम गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला की बात कर रहे हैं। ओके, जो पूरा वेस्टर्न स्ट्रिप है, राइट? द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, आई मीन गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप रिसीव्स हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून, क्योंकि सबसे पहली बारिश पश्चिमी तट पर ही आती है भारत में। तो यहां पर बारिश काफी भारी होती है। ओके, केरल से शुरू होकर, creating a tropical wet climate. It is favorable for growing rice and spices. Spices का मतलब
हल्दी हो गया, टर्मरिक नहीं, कार्डमम हो गया, अलग अलग तरह के पेपर हो गए, उस तरह के जो पेपर्स स्पाइसेस हम खाने में इस्तेमाल करते हैं हम हिंदुस्तानी, तो उसके लिए उगाने में काफी मदद मिलती है। इसके साथ साथ राइस को उगाने के लिए, पैडी को उगाने के लिए भी काफी मदद मिलती है। तो ये हो गया पूरा कोस्टल स्ट्रिप वेस्टर्न पार्ट का। दूसरा, उसके बाद हम आते हैं जो बीच का इलाका है, यानी कि विदर्भ, नागपुर, हैदराबाद काइंड ऑफ एरिया। तो ये जो सेंट्रल दक्कन प्लेटू हैज ए सेमी एरिड क्लाइमेट, क्योंकि ये समुद्र तट के पास नहीं है, ये बीच में है, तो यहां पर भी थोड़ा सा ड्राई होता है, लेकिन राजस्थान जितना ड्राई नहीं होता है। ओके, इट्स फीचर्स आर हॉट समर्स, यहां पर गर्मी काफी पड़ती है क्योंकि काफी रॉक्स हैं, काफी रॉकी एरिया है। माइल्ड विंटर, सर्दी भी ज्यादा नहीं पड़ती है, माइल्डली पड़ती है, मैक्सिमम एक हाफ स्वेटर की जरूरत पड़ेगी। सुबह थोड़ी सी ठंड पड़ती है, बहुत सुहावना मौसम रहता है। मॉडरेट रेनफॉल, बारिश होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं ईस्टर्न इंडिया, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ, और दक्षिण जो पेनिनसुला है, यानी कि इस तरफ और इस तरफ, एक तरफ अरेबियन सागर, नीचे इंडियन ओशन, और इस तरफ बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर जो ईस्टर्न इंडिया और सदर्न पेनिनसुला है, एक्सपीरियंस ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो भी समुद्र तट पर है, चेन्नई हो, विशाखापट्टनम हो, कोच्चि हो, तिरुवनंतपुरम हो, मंगलुरु हो, गोवा हो, मुंबई हो, इसमें एक तरह से ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। इंक्लूड्स माइल्ड विंटर एंड डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड्स कंट्रोल्ड बाय द मॉनसून विंड्स। तो यहां पर जो बारिश के जो विंड्स हैं, जो भी एक तरह से जो विंड फोर्स है जिसकी वजह से बारिश हमारे मेनलैंड की तरफ आती है, तो उसका काफी गहरा असर इन राज्यों पर पड़ता है, जिन राज्यों की मैंने अभी बात की। मैं फिर से बता देता हूं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड टू एन एक्सटेंट बंगाल। ओके, तो ये आप देख रहे हैं समुद्र तट के नीचे, जब आप नीचे सी बेड पर जाते हैं, ऑल द कोरल्स एंड द फिशेस। ओके, अब हम आगे चलते हैं, एक प्रश्न की तरफ देखते हैं कि फैक्टर्स डिटरमिनिंग द क्लाइमेट, कि किन किन वजहों से हमारे जलवायु पर असर पड़ता है। ओके, द फैक्टर्स विच डिटरमिन द क्लाइमेट, उस पर एक प्रश्न है जो कि आप बाद में पढ़ेंगे। ओके, अगले कुछ चैप्टर्स या क्लास में पढ़ेंगे। यहां पर जो लिखा है कि द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल विच आर रिलेटेड टू स्पेशल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कॉल्ड द ट्रॉपिक्स, वी विल अंडरस्टैंड लेटर द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। ओके, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं फैक्टर्स डिटरमिनिंग द क्लाइमेट के बारे में। तो यहां पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मैं उम्मीद करता हूं कि छठी क्लास से याद है, ऐसा नहीं हो कि भूल गए। ओके, तो लैटिट्यूड कौन सा हुआ? लैटिट्यूड होता है पैरेलल टू द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड कौन सा हुआ? जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आता है। याद है ना? याद नहीं है तो मेरे वीडियोस देखो, जो 6th क्लास के वीडियोस थे। नाउ प्रश्न ये है कि जो इक्वेटर के जो पास है, इक्वेटर कौन सा है? ये बीच वाला। ओके, ये बीच वाला। While the climate around the equator is extremely hot, as the latitude increases, यानी कि इंक्रीज हुआ, इस तरफ ऊपर नीचे गया, it becomes temperate and then cold or frigid. Why? यहां पर बिल्कुल ठिठुरने वाली ठंड पड़ती है, राइट? और इसके मुकाबले यहां पर गर्मी कम होती रहेगी, यहां पर भी गर्मी कम होती ही रहेगी, राइट? ऐसा क्यों है? ये प्रश्न है। तो उस प्रश्न का मतलब यह है, उसके लिए आपको इस तस्वीर को देखना पड़ेगा। मैंने रेलेवेंट तस्वीरें निकाल के आपके लिए मैं लाया हूं कि ये हो गई पृथ्वी, ओके, ये हो गया भारत, यहां पर सूरज है, ओके, ये सूरज की जो किरणें हैं वो यहां पर पड़ रही हैं, ओके, पृथ्वी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, उसी से असर पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, थोड़ा लंबा डिटेल दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सूरज की किरणें जो धरती पर पड़ रही हैं, सो द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर एज लैटिट्यूड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द वे द सनलाइट रीचेस द अर्थ, कि सूरज की किरणें, ये पृथ्वी है, ओके, सूरज की किरणें यहां पर पड़ रही है। लेट्स एज्यूम आपको ये लाइन दिख रही है, तो ये मान लो ये इक्वेटर है, ओके, और ये हो गया आपका लैटिट्यूड जो कि बढ़ता रहेगा, राइट? तो ये बीच में जो इक्वेटर है, सो जो सूरज की किरणें हैं यहां पर जब पड़ेगी, ये बिल्कुल डायरेक्टली पड़ेंगी,
है ना, ये बिल्कुल डायरेक्टली पड़ेंगी। यानी कि अगर आप एक टॉर्च को ले जाते हैं और किसी चीज पर आप फोकस करते हैं, इसको ले लीजिए, यहां पर आप पूरे रूम को अंधेरा कर दिया और टॉर्च से लेकर आप सीधा यहां पर डालते हैं, तो पूरा एक सिर्फ बॉल पर ही पूरी लाइट पड़ेगी, कमरे के ऊपर, कमरे के किसी भी दूसरे भाग पर लाइट नहीं पड़ेगी। यानी कि इंटेंसिटी पूरी ही इस पर है। उसी तरह से सूरज की गर्मी जब ऐसे रहती है, वो सीधा इक्वेटर पर रहती है। तो एट द इक्वेटर द सन्स रेज हिट द अर्थ डायरेक्टली और ऑलमोस्ट वर्टिकली, यानी कि इक्वेटर ऐसा है तो बिल्कुल ऊपर से डायरेक्ट पड़ती है। दिस मीन्स ए स्मॉल एरिया इन द इक्वेटर एरिया receives a lot of heat energy, making the climate very hot all year round. Okay, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लैटिट्यूड के हिसाब से चलते रहेंगे, as we move away from the equator towards the poles, यानी कि पोल ये है ना, इक्वेटर ये है, तो अगर हम ऐसे से जाएंगे, यानी कि मैं नॉर्थ पोल के पास जा रहा हूं, या ऐसे से जा रहा हूं तो मैं एंटार्क्टिका यानी कि साउथ पोल की तरफ जा रहा हूं। As we move away from the equator towards the poles, the sun's rays hit the earth at a slant. तो यानी कि सूरज के जो किरणें हैं वो एक एंगल पर पड़ेंगी। ओके, वो सीधी सीधी जैसे इक्वेटर है वहां पर नहीं पड़ेंगी, वो एक एंगल पर पड़ेंगी, ऊपर का एंगल या नीचे का एंगल। तो द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट इज स्प्रेड। तो जब एंगल पे पड़ेंगी तो ये ज्यादा एरियाज पर मेरी सूरज की किरणें पड़ेंगी, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आप किसी भी चीज पर सीधा जोर डालते हैं, मैं एक और उदाहरण देता हूं। आप पानी की एक बाल्टी ले लीजिए और लेट से एक पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, वहां पर लगाइए। ओके, आप जब पानी को उसके ऊपर पूरा डालेंगे तो पूरा पानी एक तरह से स्प्रेड हो जाएगा, राइट। दूसरा तरीका है कि आप उसमें एक पॉइंट को मार्क कर लीजिए और उसी पर पॉइंटेड, या वो होस पाइप होता है ना, इंटेंसिटी के साथ करके उसी पर डालिए। उस पत्थर में अगर आप कंटिन्यूअसली डालते रहे, थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ा सा छेद हो जाएगा, बिकॉज वो पूरी इंटेंसिटी उस एक पॉइंट पर रहेगी। लेकिन अगर वो पूरा पानी एक होस पाइप से पूरी तरह हो जाएगा, पूरी तरह उसको स्प्रेड करेंगे, तो एक तरह से पत्थर पूरा गीला हो जाएगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। So the sun's rays hit the earth at a slant. The same amount of sunlight is spread over a larger area and has to pass through most of the Earth's atmosphere. This reduces the heat received, making the climate milder, यानी कि temperate. Temperate का मतलब होता है थोड़ा सा mild, and eventually very cold. यानी कि नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिका में बाप रे बाप बहुत ठंड पड़ेगी। ओके, सो ये वजह है इस प्रश्न का जो आपसे बुक में पूछा गया है, इसका उत्तर ये है। सो द हायर द लैटिट्यूड, द लेस हीट एन एरिया गेट्स फ्रॉम द सन एंड द कोल्डर इट्स क्लाइमेट बिकम्स। नाउ आगे चलते हैं। तो ये हो गया, ये मैंने ओके यहां पर उन्होंने समझाया भी है इस तरह से कि ये इस तरह से स्प्रेड हो जाता है जो सोलर रेडिएशन है। ओके, एट द इक्वेटर एक्सपोजर टू द सन्स रेज इज कॉन्सेंट्रेटेड, बट नियर द पोल्स इट इज डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड एरिया। लेकिन आई होप जिस तरह से मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी वजह से होता यह है कि भारत में कन्याकुमारी, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी टिप है, ओके, जहां पर विवेकानंदा का स्टैचू भी है, और जो निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का भी दक्षिणी टिप यानी कि निकोबार आइलैंड्स, वो है इक्वेटर के ज्यादा पास, बिकॉज भारत तो इक्वेटर के ऊपर है, तो लेकिन हमारा जो दक्षिणी टिप है वो इक्वेटर के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू लेट्स से श्रीनगर इन कश्मीर। श्रीनगर के मुकाबले कन्याकुमारी इक्वेटर के ज्यादा करीब है, सही बात है ना। तो इसीलिए वहां पर मौसम रहता है गर्म, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, क्योंकि हम इक्वेटर के इतने पास भी नहीं है, तो इतना ज्यादा गर्म भी नहीं रहता है, लेकिन श्रीनगर के मुकाबले ज्यादा गर्म रहता है। प्लेसेस लाइक श्रीनगर आर मच कूलर। तो यहां पर ये तस्वीर है कन्याकुमारी की। अगर आप में से कोई वहां पर नहीं गया तो ये है हमारे भारत का बिल्कुल लास्ट टिप। ओके, वहां पर है तिरुवल्लुर का की प्रतिमा है, और ये है स्वामी विवेकानंदा का स्टैचू, जहां पर उन्होंने जाकर अपना मेडिटेशन किया था इस रॉक पर। तो वहां पर एक पर्टिकुलर मेमोरियल भी है। ये तस्वीर है मेरी विद माय वाइफ फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 2018 की तस्वीर है ये।
2018 की तस्वीर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फैसिनेटिंग प्लेस। उस दिन मेरे को एक स्टूडेंट ने लिखा कि वो अंडमान से है। सो ब्यूटीफुल प्लेस, कभी मौका मिले जरूर जाइएगा, इट्स अ ग्रेट प्लेस। ये हो गई तस्वीर श्रीनगर की। श्रीनगर मेरे को कभी जाने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैं दिल्ली में बड़ा हुआ था, कभी जाने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट 2016 में my parents and my sister, my brother-in-law went and my daughter Tejaswini also went, but my wife and I could not go because हम काम पर थे। तो कुछ तस्वीरें वहां की। This is my father, very cute photograph. This is my daughter Tejaswini with my sister. This is my Tejaswini looking Kashmir ki kali type of thing, and this is Tejaswini with my mother. Okay, these are some photographs from Kashmir. They went to Gulmarg, Pahalgam, Srinagar, etc. अब हम अगले फैक्टर पर आते हैं जिसका की नाम है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? ऑल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, यानी कि कितनी हाइट पर कोई भी चीज है। ओके, नाउ जो हिल स्टेशंस हैं, यहां पर आप देख रहे हैं एक माउंटेन की तस्वीर। मैं देख लेता हूं कुछ छूटा तो नहीं। ओके, दूसरे हम आ गए ऑल्टीट्यूड पर। तो हिल स्टेशंस जो कि ऑल्टीट्यूड, माउंट आबू हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ऊटी हो गया, कोडेकनाल हो गया तमिलनाडु में, दार्जिलिंग हो गया। हिल स्टेशंस आर एट अ हायर ऑल्टीट्यूड एंड देयरफॉर दे हैव अ कूलर क्लाइमेट। एग्जांपल्स ऑफ हिल स्टेशंस आर मुन्नार केरला में, ब्यूटीफुल प्लेस, ऊटी इन तमिलनाडु, मडिकेरी इन कर्नाटका, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, माउंट आबू राजस्थान, शिमला हिमाचल प्रदेश, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश में, अगेन लवली प्लेस, मैं नहीं गया, माय फैमिली हैज गॉन। ओके, नाउ टेम्परेचर डिक्रीजेस एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर डेंसिटी डिक्रीजेस, ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस। यानी कि जितनी ज्यादा आप हाइट बढ़ती रहेगी उतनी ज्यादा जो एयर की डेंसिटी है, इसीलिए जब आप ऊपर माउंटेन्स में चढ़ते हैं कुछ लोगों को ऑक्सीजन मिलने में काफी कठिनाई होती है। इनफैक्ट माय ब्रदर इन लॉ हैज गॉन टू गंगोत्री टुडे फ्रॉम बॉम्बे, सो ही हैड टू डू अ मेडिकल टेस्ट एटसेट्रा टू सी कि क्या वो गंगोत्री में, जहां पर आपकी ऑक्सीजन इनटेक थोड़ी सी कम होगी, अवेलेबिलिटी कम होगी, कि क्या he will be able to ensure that health wise he does not have any problems. So he's gone for trekking. So temperature decreases as altitude increases because atmospheric pressure और air की जो density है उसमें कमी होती है जितनी ज्यादा आप हाइट पर ऊपर चलते जाएंगे। Less dense air is cooler. Okay, जितनी एयर की डेंसिटी कम होती रहेगी उतनी ही ठंडी हवा भी रहेगी। ठंडी हवाएं लहरा के आए। द सन हीट्स द अर्थ सरफेस। ओके, सूरज से धरती तो ऑब्वियसली हीट अप होगी, सो एयर इज लेस हॉट फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस। जो मैंने अभी आपको बताया, इक्वेटर पे गर्मी, जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वहां पर सूरज की किरणें कम पड़ेगी, उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी। ओके, अभी यहां पर देख रहे हैं, यहां पर सूरज तो है लेकिन इसके ऊपर उतनी इंटेंसिटी के साथ सूरज की किरणें नहीं गिरती हैं, राइट? द हिमालयास आर सो हाई दैट मेनी पीक्स स्टे बिलो वाटर्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड आर कवर्ड विद स्नो। उसी वजह से आप देख रहे हैं यहां पर पूरी बर्फ है यहां पर, क्योंकि ये सारे वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे हैं। ओके, एक और प्रश्न देखते हैं, ये तमिलनाडु के बारे में है कि ऊटी और कोयम्बतूर, कोयम्बतूर बिल्कुल नीचे है और इसके ऊपर हिल स्टेशन है ऊटी। ओके, जिसके लिए तकरीबन अबाउट 85-90 किलोमीटर्स की हाइट पर, दूरी पर है। ओके, तो ऊटी एंड कोयम्बतूर आर ऑलमोस्ट एट द सेम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो दोनों एक ही लैटिट्यूड पर है, दोनों एक ही लैटिट्यूड पर है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ऊटी का टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री सेल्सियस है, while that in कोयम्बतूर is 25 to 38। कि कोयम्बतूर में गर्मी क्यों ज्यादा लगती है? कोयम्बतूर देखो या पालक्काड देख लो, आई कम फ्रॉम पालक्काड which is one of the hottest places in Kerala, right? It's about 1 hour from कोयम्बतूर। तो ऐसा क्यों है कि ऊटी में टेम्परेचर लो है whereas कोयम्बतूर में टेम्परेचर ज्यादा है? Why do you think there is such a difference in temperature between these two places? तो उसका आंसर ये है, the big difference in their summer temperatures is because of their difference in altitude। altitude का मतलब height above sea level, कि sea level से कितनी हाइट पर है।
ऊटी इज अ हिल स्टेशन, ये पर्वत पर है, राइट, located at a much higher altitude, about 2200 meters above sea level, while Coimbatore is on the ground, is in the place at a much lower altitude, above about 400 meters above sea level. Okay, sea level से सिर्फ 400 मीटर है, whereas ऊटी 2200 मीटर की हाइट पर है. As we go higher above sea level, the air becomes cooler and thinner. Okay, मैंने अभी आपको बताया एटमॉस्फेरिक डेंसिटी और एयर डेंसिटी के बारे में. That is why Ooty has a cool climate even during summer. इसीलिए समर के महीनों में वहां पर काफी भीड़ होती है, होटल्स में कमरे नहीं मिलते हैं. In contrast, the lower plains like Coimbatore हुआ, पालक्काड हुआ, receive more heat and the air is denser, so it traps more warmth, making the temperature higher. तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, इस तरह का आप आंसर लिख के देंगे तो आपके टीचर को ये पूरी तरह से कन्विक्शन हो जाएगा कि इस बच्चे ने को पूरी तरह से समझ में आया है. टीचर को यह भी समझ में आ जाएगा कि इस स्टूडेंट ने सीबीएसई में सुधीर का वीडियो देखा है. ओके, चलो तीसरा जो फैक्टर है वो आता है प्रॉक्सिमिटी टू द सी. अभी प्रॉक्सिमिटी बोले तो क्या मतलब है? प्रॉक्सिमिटी मतलब कितने पास है. ओके, समुंदर के कितने पास है, ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि डिटरमिन करता है एक पर्टिकुलर जगह की जलवायु को. ओके, टेम्परेचर्स इन कोस्टल एरियाज मतलब जो समुंदर के पास है. ये चेन्नई का मरीना बीच है, वो लाइट हाउस के ऊपर से ली गई तस्वीर है. ये चेन्नई का मरीना बीच है और यहां पर सड़क है और यहां पर आप, इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीचेस इन एशिया और आप अंदर जा सकते हैं. मैं एक बारी गया था ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो में, वहां पर काफी सारे होटल बिल्कुल इस तरह से बीच पर है. ओके, सो पूरी रात इन योर होटल रूम यू कैन कीप हियरिंग कि जो समुद्र की लहरें हैं वो आके टकराती रहती हैं. सो होल पूरी रात को वही आवाज सुनाई पड़ती रहती है. राइट, वेरी फैसिनेटिंग, वेरी वंडरफुल प्लेस. तो ये चेन्नई की तस्वीर है. सो मरीना बीच पर आप इस तरह से सैर कर सकते हैं. तो यहां का जो मौसम है, क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र तट पर है, यहां पर नमी ज्यादा रहती है और यहां का जो तापमान रहता है वो ज्यादा वेरी नहीं करता है, हमेशा ही एक ही टाइप का टेम्परेचर रहता है. समर्स नॉट टू हॉट, ये सही नहीं है. समर काफी सारे शहरों में सिर्फ टेम्परेचर वाइज ज्यादा नहीं जाएगा लेकिन गर्मी फिर भी लगेगी. राइट, विंटर्स नॉट टू कोल्ड. हाँ, विंटर तो होता ही नहीं है. आप कोच्चि जाएं, मंगलुरु जाएं, चेन्नई जाएं, विशाखापट्टनम जाएं, मुंबई में भी विंटर वगैरह नहीं होती है, लेकिन समर विल बी क्वाइट हार्श. और चूंकि यहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पसीना ज्यादा आता है, तो उससे लगता है कि अरे बाप रे, गर्मी बहुत ज्यादा है. ओके, दूसरी बात ये एक तरह से विशाखापट्टनम का इलस्ट्रेशन मांगा था मैंने. तो द सी एक्ट एज अ मॉडरेटर फॉर टेम्परेचर, यानी कि समुद्र की वजह से टेम्परेचर, जो तापमान है, उसको मॉडरेट करता है. यानी कि टेम्परेचर 45 डिग्री वगैरह नहीं जाएगा किसी भी कोस्टल एरियाज में. गर्मी लगेगी, ये बात अलग है, बिकॉज लैंड हीट्स. इसका कारण क्या है? जो धरती है वो गर्म होती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है क्योंकि समुद्र पास में है. वाइल द सी हीट्स एंड कूल्स स्लोली. समुद्र टाइम लगाता है, गर्म होने में भी टाइम लगाता है, ठंडा होने में भी टाइम लगाता है. हेंस कोस्टल रीजन्स टेंड टू बी मोर टेम्परेट. तो यहाँ का अगर आपसे कोस्टल रीजन का टेम्परेचर जलवायु के बारे में पूछे तो आप कहेंगे इट हैज अ ट्रॉपिकल, अ टेम्परेट क्लाइमेट. लेकिन जब आप अंदर की तरफ आते हैं, जैसे मैंने कहा बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, मूविंग इनलैंड फ्रॉम द कोस्ट टेम्परेचर बिकम्स मोर एक्सट्रीम, हायर समर्स एंड लोअर विंटर्स. यानी कि टेम्परेचर समर में ज्यादा बढ़ते जाएंगे और यहां पर ठंड भी लग सकती है. ओके, इसके आगे मैं आपको उदाहरण देता हूं मुंबई का. ये हो गया क्वींस नेकलेस, यानी कि मुंबई का मरीन ड्राइव, और यहाँ पर सारे जो बिल्डिंग्स हैं आप देख सकते हैं, नरीमन पॉइंट हुआ वगैरह वगैरह. तो जो मुंबई का एग्जाम्पल है, मुंबई समुद्र के पास है लेकिन नागपुर अंदर की तरफ है. राइट, दोनों लैटिट्यूड वाइज तो एक ही लैटिट्यूड पर है, लेकिन मुंबई का जो समर है वो उसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं जाता है, लेकिन गर्मी पड़ती है. मेरी बहन मुंबई में रहती है, हमेशा क्रिप करती रहती है कि कितनी गर्मी लग रही है, क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो गर्मी का एहसास ज्यादा होता है. लेकिन तापमान की तरफ से देखें तो तापमान इतना ऊपर नहीं जाता है. तो मुंबई हैज कूलर समर्स, माइल्डर विंटर्स,
टेम्परेचर रेंज इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर विच इज 14 डिग्रीज का, ओके, यानी कि 32 माइनस 18 यानी कि 14 डिग्री। समर्स इन नागपुर गो अप टू 44 डिग्री तक जा सकता है नागपुर में। तो नागपुर में तापमान बहुत ही ज्यादा हाई जाएगा और विंटर में टेम्परेचर 10 डिग्री तक नीचे गिर सकता है। टेम्परेचर रेंज देयरफॉर बिकम्स 44 माइनस 10 34 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये फर्क आता है मुंबई और नागपुर में, और ये फर्क किस वजह से है? क्योंकि अरब महासागर यहां पर है, राइट, अरेबियन सी यहां पर है। समझ में आ गई ना बात? यहां पर ये दार्जिलिंग की तस्वीर है, ये ऊटी की तस्वीर है, ये शिमला की तस्वीर है, ये मुन्नार की तस्वीर है। मुन्नार में चाय के बागान काफी फेमस हैं, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ये मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। प्रॉक्सिमिटी टू द सी, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कोस्टल एरिया है, सी एब्जॉर्ब्स हीट स्लोली, जबकि लैंड जो है वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये है इनकमिंग हीट फ्रॉम द सन। विंटर के महीनों में क्या होता है? सी लूजेस हीट स्लोली और लैंड लूजेस हीट रैपिडली, तो यहां पर धरती में ठंड ज्यादा लगती है, ओके। जो धरती के जो एरिया से, जैसे नागपुर हुआ, ये हो गया मुंबई का एरिया, ओके। अभी हम चलते हैं चौथे फैक्टर पर, जो कि है विंड, यानी कि हवा, ओके। ये मैंने दो तस्वीरें बनाई हैं, ये हो गई रेगिस्तान की, ये हो गई हिली रीजन यानी कि हिमालयास की। सो विंड जो है, यानी कि जो हवाएं हैं, हवाएं मूव्स मासेस ऑफ वार्मर और कूलर एयर, कि गर्म हवा हो या ठंडी हवा हो, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगी? विद द हेल्प ऑफ हवा, वायु की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाएंगी। तो विंड्स फ्रॉम डेजर्ट्स इन द वेस्ट, अरेबिया, अफगानिस्तान जैसे हैं, वहां से जो गर्म हवाएं हैं, ओके, वो आती हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, और इससे काफी गर्मी लगती है यहां पर गर्मी के महीनों में। सर्दी के महीनों में क्या होती है? द कोल्ड विंड्स फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयस ब्रिंग कोल्ड वेव्स टू द हिमालयन फुटहिल्स, ओके। तो यहां पर हालांकि हिमालयस की वजह से एक तरह से हमको प्रोटेक्शन भी मिलती है, नहीं तो मंगोलिया वगैरह से तो इतनी ठंडी हवाएं आती, पूरा उत्तरी भारत फ्रीज हो जाता। तो ये प्रोटेक्शन भी करता है, लेकिन साथ साथ वहां से ठंड भी थोड़ी सी लगती है बिकॉज ऑफ द कोल्ड विंड्स, ओके। तो विंड से क्या फर्क पड़ता है? उससे वो असर करता है नमी के ऊपर, यानी कि ह्यूमिडिटी, एंड प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश के ऊपर। विंड्स फ्रॉम द सी ब्रिंग मॉइस्चर ओवर लैंड पोटेंशियली कॉजिंग रेनफॉल। एंड बिकॉज हमको बारिश कैसे आती है? बिकॉज जो साउथ वेस्ट मानसून है मई के महीने में केरला कोस्ट पर आता है, और चूंकि हवाएं चलती रहती हैं, उसकी वजह से केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र, मुंबई की तरफ इट कीप्स ऑन मूविंग इन अ नॉर्थवर्डली डायरेक्शन, ओके। और ये होता है बिकॉज हवाएं चल रही हैं, बिकॉज द विंड्स आर हेल्पिंग द रेनफॉल, द मॉनसून मूव फ्रॉम केरला इन ए नॉर्थर्नली डायरेक्शन। सो एग्जाम्पल है मॉनसून विंड्स का। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द इफेक्ट इन द डेजर्ट एरिया इन राजस्थान, दिस इज द इफेक्ट इन द हिमालयन रीजन। उसके बाद ये हवाओं का डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया गया है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम चलते हैं टोपोग्राफी पर। टोपोग्राफी का मतलब यह है द टोटलिटी ऑफ द फिजिकल सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया, की अगर मैं राजस्थान में रहता हूं तो राजस्थान मुझे मालूम है कि रेगिस्तान होगा। अगर मैं बिहार नेपाल बॉर्डर पर हूं, मुझे मालूम है वहां पर पर्वत काफी होंगे। अगर मैं उत्तराखंड में रहता हूं, मुझे मालूम है पर्वत ज्यादा होंगे। अगर मैं चेन्नई में रहता हूं, मुझे मालूम है समुद्र काफी होगा। तो ये होता है एक तरह का फिजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया विच इंक्लूड्स माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, स्लोप्स, कोस्टल एरियाज यानी कि सी वगैरह, ओके। सो टोपोग्राफी का जहां तक सवाल है, टोपोग्राफी इज द टोटलिटी ऑफ द फिजिकल सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया। ये डेफिनेशन प्लीज याद रख लीजिए, बिकॉज डेफिनेशन पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एंड टीचर्स जनरली एक्सपेक्ट करती हैं कि जो आपकी बुक में डेफिनेशन हो, आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें, ओके। तो ये तो हो गया। तो टोपोग्राफी क्लाइमेट को, जो जलवायु पर काफी उसका असर होता है, वो किस तरह से होता है? पहली तस्वीर देखते हैं हम हिमालयास की, ओके।
द हिमालयाज पार्शियली प्रोटेक्ट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशियन डेजर्ट, जैसे कि मंगोलिया, तिब्बत मंगोलिया हो गया। तो ये एक तरह से एक चौकीदार की तरह खड़ा रहता है, वहां से हवाओं को आने नहीं देता है। ओके, देन द फ्लैट टोपोग्राफी ऑफ द थार डेजर्ट जो राजस्थान में है ऑफर्स नो प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉट ड्राई विंड्स। इससे बिकॉज ये कुछ इस तरह से नहीं खड़ा हुआ तो वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अरेबिया अफगानिस्तान से हवाएं चलती रहती हैं, तो यहां पर पूरा जो रेगिस्तान है ये एरिया काफी गर्म हो जाता है, यहां पर गर्म हवाएं चलती हैं। जो नीचे है वेस्टर्न घाट्स है, द वेस्टर्न घाट जो कि केरला कर्नाटका के पास है, के एरिया में है, इट प्लेस अ रोल इन द साउथ वेस्ट मॉनसून। यानी कि होता क्या है, भी मैं आपको सिंपली बताऊं तो, ड्रॉ करके बताऊं तो, मैंने शायद बताया था पहले। तो होता यह है, जैसे दिस इज द इंडियन थिंग, राइट। तो वेस्टर्न घाट्स ऐसे हैं, ओके। वेस्टर्न घाट्स ये केरला कर्नाटका, ये कर्नाटका यहां से यहां तक है, केरला यहां तक है, और जो साउथ वेस्ट मॉनसून के विंड्स हैं इस तरफ से आएंगे। ये हो गया आपका अरेबियन सी, ओके। तो यहां से हवाएं आती हैं, तो सबसे पहले बारिश यहां पर होती है। कहां पर होती है? केरल में होती है। उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाती रहती है। तो होता क्या है, जब ये जो विंड्स हैं, द विंड्स व्हाट आर दे कैरिंग? दे आर कैरिंग रेन बेयरिंग क्लाउड्स, यानी कि ऐसे बादल जिसमें कि काफी सारा पानी है। आप एक इमेजिन कीजिए गुब्बारे, ये पूरे गुब्बारे हैं, गुब्बारे एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो अगर जाने के लिए उसको हवा चाहिए, तो हवा से वो बादल आगे की तरफ जाते रहेंगे। तो आगे की तरफ जाते रहेंगे, तो दिलचस्प बात यह है कि यहां पर पूरा वेस्टर्न घाट्स है, स्पेशली केरला एंड टू एन एक्सटेंट कर्नाटका। तो होता क्या है कि वो आके टकराती हैं उन पर्वतों से, ओके, उन पहाड़ों से जो कि है वेस्टर्न घाट्स। सो जैसे ही टकराती हैं, गुब्बारे में से पानी करके छूट जाता है, तो इसीलिए वहां पर भारी बारिश होती है। तो वेस्टर्न घाट्स का इसके कहने का मतलब यह है, द वेस्टर्न घाट्स प्ले ए रोल इन इंडिया साउथ वेस्ट मॉनसून। ये जो पहाड़ आपको ऐसे दिख रहे हैं यहां पर, तो जैसे ही वहां पर टकराएंगे तो यहां पर इस तरफ पूरी तरह से बारिश होती है। तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश नहीं होती है, क्योंकि तमिलनाडु इस तरफ है, इस तरफ केरला है। तो तमिलनाडु को साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश नहीं मिलती है, क्योंकि वो इस तरफ आके टकराता है, ओके, इस तरफ आके टकराता है, तो बारिश पूरी इस तरफ आती है, इस तरफ बारिश नहीं पड़ती है। इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। आई हैव जस्ट टोल्ड यू सम बेसिक स्टफ नाउ, ओके। लास्ट में हम चलते हैं, इस वीडियो के लास्ट में, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज माइक्रो क्लाइमेट, ओके। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या है? टोपोग्राफी हो गया, अभी मैं जरा चेक कर लेता हूं कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, माइक्रो क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब है इट्स अ क्लाइमेट लोकलाइज्ड इन अ स्मॉल एरिया, इट डिफर्स फ्रॉम द क्लाइमेट इन द सराउंडिंग रीजन। अब यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक तरह से कॉन्क्रीट जंगल बन गया है, यानी कि यहां पर किसी भी तरह की हरियाली नहीं है, ओके। यहां पर पूरी तरह से बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है, और जब इतनी सारी बिल्डिंग्स होंगी तो बिल्डिंग से, सीमेंट से, स्टील से, ग्लास से गर्मी ही गर्मी निकलती है, ओके। अभी आप हैदराबाद का ही एग्जांपल ले लें, तो एक तरफ तो ऐसा एरिया है, पुराना हैदराबाद है, जहां पर काफी हरियाली है, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम्स पे एस्टैब्लिश हुआ था। दूसरा जो नया हैदराबाद का एरिया अभी डेवलप हो रहा है, वहां पर हरियाली बिल्कुल नहीं है, वहां पर पूरी तरह से कंक्रीट जंगल है। तो होता क्या है, दे बिकम व्हाट आर कॉल्ड हीट आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब टापू, ओके, और हीट आइलैंड्स मतलब वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर हरियाली नहीं है, देयर इज नो ग्रीन लंग स्पेस। तो माइक तो हम बात करेंगे इस जगह के माइक्रो, यहां का माइक्रो क्लाइमेट कैसा है। अभी जैसे तेजस्विनी का जो कॉलेज था चेन्नई के पास, बहुत बड़ा था, मुझे याद नहीं कितने एकड़, बट इट वाज स्प्रेड ओवर मेनी एकर्स एंड इट हैड लॉट ऑफ ग्रीनरी। तो माना जाता था कि शहर के मुकाबले यहां का माइक्रो क्लाइमेट एक्चुअली 2 डिग्री कम है, ओके। इट इज अ लिटिल लोअर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इतने ज्यादा पेड़ और पौधे। तो माइक्रो क्लाइमेट की बात करें, इट इज द क्लाइमेट लोकलाइज्ड इन अ स्मॉल एरिया, इट डिफर्स फ्रॉम द क्लाइमेट इन द सराउंडिंग रीजन। इट हैज अ यूनिक पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, टेम्परेचर मतलब तापमान।
इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। तो जियोग्राफिकल एरिया मतलब ये पूरा शहर है, लेकिन शहर के अंदर जो यहां पर एक छोटा शहर बना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो एग्जांपल एनक्लोज्ड वैलीज। वैलीज का मतलब है दोनों तरफ पर्वत हो, बीच में एक वैली हो, खाई की तरह हो, वहां पर किसी तरह का पॉपुलेशन वहां पे हो, तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा उसको हम माइक्रो क्लाइमेट कहेंगे। फॉरेस्ट के अंदर या अर्बन हीट आइलैंड, जो यहाँ ये जो है इसको अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। अर्बन हीट आइलैंड्स आर सिटीज विद मेनी बिल्डिंग्स एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एंड लिटिल वेजिटेशन, हरियाली, दैट ट्रैप हीट। हीट वहीं पर ट्रैप हो जाती है, हीट को बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मेकिंग देम वार्मर देन द सराउंडिंग एरियाज। माइक्रो क्लाइमेट्स कैन इन्फ्लुएंस लोकल फ्लोरा, यानी कि वहां पर किस तरह के पौधे उगते हैं, फौना, फूल पत्ते वगैरह, क्रॉप्स, एंड ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग की यहाँ के लोगों की का स्वास्थ्य कैसा होगा उस पर भी असर इस चीज से पड़ता है। ओके, तो ये तो हो गई माइक्रो क्लाइमेट की बात। ये आप देख रहे हैं ना, ये माइक्रो क्लाइमेट, ये जो है एक शहर का है, ग्लास बिल्डिंग है, ओके, सड़कें हैं, ब्रिज है वगैरह, लेकिन आप हरियाली यहां पर बिल्कुल नहीं देख सकते। ये आर्टिफिशियल हरियाली यहां पर लगी है, इसको पेड़ बनने में कई साल लग जाएंगे। ओके ओके, इसके आगे हम मॉनसून दूसरे भाग में करेंगे। तो अगले भाग में हम क्या देखेंगे इस तरह के मॉनसून के बारे में। तो मैं अभी बता देता हूं क्या क्या करेंगे। हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे यानी कि साइक्लोन, और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा एक्सप्लेनेशन रहेगा अगले वीडियो में। अब बारी आती है शेयर द वीडियो विद एटलीस्ट 3 अदर बैचमेट्स एंड योर जूनियर्स नेक्स्ट ईयर, जैसे कि मैंने पहले कहा था वीडियो शुरू करने से पहले। ओके, सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला, मजा भी आया। नोट्स लिख लीजिए सेकंड टाइम देखने के बाद, ताकि यू बिकम कंप्लीटली माय फोकस इज नॉट ऑन कि आपको एग्जाम में 50 में से 50 है, वो तो आ जाएंगे, लेकिन इफ यू, ये सब पूरा बेस है, और अगर आपका 6th 7th 8th क्लास में बेस स्ट्रांग होगा तब 9 10 11 12 में आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। मेरी कोशिश यही है, चाहे मैं साइंस पढ़ाऊं, चाहे मैं मैथ्स पढ़ाऊं, या इंग्लिश या सोशल साइंस, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको समझ में आए। और मैं इसीलिए मैं आपको उदाहरण ज्यादा से ज्यादा देता रहता हूं विद माय एक्सपीरियंस, ताकि आप रिलेट कर पाएंगे, और अगर आप बाद में किसी जगह पर जाएंगे तो आपको याद रहेगा, ओ ऐसा कहा था उस चैप्टर में, अभी मैं प्रैक्टिकली इस चीज को देख रहा हूं। ये इसी तरह से ज्योग्राफी या साइंस या सिविक्स पढ़ी जाती है। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।